हेलो बच्चों, क्या हाल है? सो लास्ट टू वीडियो काइनेटिक्स के आपने देखे होंगे। वीडियो में मतलब पूरा जो चैप्टर है उसको समराइज्ड वे में प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर दिया गया है, एज वेल एज कई सारे अच्छे प्रॉब्लम्स एंड जेई एडवांस के पीवाईक्यूज वगैरह का कलेक्शन उसमें लिया गया है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है। नाउ काइनेटिक्स का ये जो थर्ड लेक्चर है, इसमें हम डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन पार्ट्स कवर करेंगे जिनमें बच्चों को डिफिकल्टी आती है। ठीक है ना? तो एप्लीकेशंस देखते हैं। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के कुछ एप्लीकेशंस हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं और डिफिकल्ट भी लगते हैं बच्चों को। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है, दिस इज डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। अब देखो, H2O2 का जो सॉल्यूशन है वो सेल्फ डिकम्पोज होता है और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। तो H2O2 के डिकम्पोजिशन की अगर हम कैलकुलेशन करें तो इस तरीके से देखते हैं कि H2O2 का सॉल्यूशन है और ये डिकम्पोज होके H2O दे रहा है एज वेल एज O2 गैस देता है। बैलेंस करें रिएक्शन तो हाफ O2। अब हमने मान लो स्टार्टिंग में वेसल में सॉल्यूशन लिया, तो वेसल में सॉल्यूशन लिया तो इस वेसल में H2O2 का सॉल्यूशन भरा हुआ है और T इक्वल टू 0 पर इसकी कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन में H2O2 की A नॉट। तो टाइम T इक्वल टू 0 पर ये A नॉट मोलर है। टाइम T पर इसमें से कुछ रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर गया तो बचा A नॉट माइनस एक्स, और टाइम के साथ धीरे धीरे H2O2 रिएक्ट करता चला जाएगा। तो T इक्वल टू 0 पे कंसंट्रेशन A नॉट है और टाइम T पर इसकी कंसंट्रेशन A नॉट माइनस एक्स है। अब हम क्या करते हैं कि इस H2O2 सॉल्यूशन की कंसंट्रेशंस को पता लगाने के लिए इसको टाइट्रेट करते हैं। तो टाइट्रेट करते हैं यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4। अब जब KMnO4 से टाइट्रेट करते हैं तो फिक्स कंसंट्रेशन का, फिक्स नॉर्मेलिटी का KMnO4 सॉल्यूशन हम यूज करते हैं इसके टाइट्रेशन के लिए। तो सॉल्यूशन से हम एक फिक्स वॉल्यूम निकाल रहे हैं एवरी टाइम, दैट इज सपोज VML, और इसको टाइट्रेट कर रहे हैं तो T इक्वल टू 0 पर, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर H2O2 की कंसंट्रेशन A नॉट है, तो इसको टाइट्रेट करने के लिए जो वॉल्यूम रिक्वायर हुआ KMnO4 का, दैट इज V नॉट ml। फिर टाइम T पर हमने फिर से H2O2 सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाला VML और फर्दर इसको फिर टाइट्रेट कराया अगेन। तो क्योंकि H2O2 की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में A नॉट से कम होके A नॉट माइनस एक्स हो गई है, तो यहाँ टाइट्रेशन के लिए रिक्वायर वॉल्यूम भी थोड़ा कम है, दैट इज VT। ठीक है। अब अगर देखोगे तो टाइट्रेशन में हमें पता है कि इक्विवेलेंट तो इक्वल होने ही चाहिए। जितने इक्विवेलेंट या मिल इक्विवेलेंट H2O2 के हैं उतने ही मिल इक्विवेलेंट KMnO4 के भी होने चाहिए। तो H2O2 के मिल इक्विवेलेंट अगर देखें तो इसकी मोलरिटी है A नॉट। एन फैक्टर जब KMnO4 के साथ टाइट्रेट कराओगे तो बेसिकली होगा क्या कि H2O2 को KMnO4 ऑक्सीडाइज कर देगा O2 में और खुद रिड्यूस हो जाएगा Mn+2 में एसिडिक कंडीशन में। ठीक है। तो H2O2 का एन फैक्टर इस केस में अगर नोटिस करें तो ये 2 है। तो मोलरिटी इंटू एन फैक्टर होता है नॉर्मेलिटी, और नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml होता है मिल इक्विवेलेंट। तो वॉल्यूम H2O2 का जो यूज किया है दैट इज VML। तो ये H2O2 सॉल्यूशन के मिल इक्विवेलेंट है। इतने ही मिल इक्विवेलेंट KMnO4 के भी होने चाहिए। तो KMnO4 की नॉर्मेलिटी है n और वॉल्यूम जो यूज हुआ है दैट इज V नॉट। तो ये हमारे पास देखो एक इक्वेशन यहाँ से आ गई। यही अगर टाइम t पर मिल इक्विवेलेंट इक्वेट करेंगे तो टाइम t पर H2O2 है A नॉट माइनस एक्स
एन फैक्टर तो इसका 2 ही है, और वॉल्यूम इसका VmL ही लिया है टाइट्रेशन के लिए, और इसे KMnO4 अब रिक्वायर्ड है VTmL। तो नॉर्मेलिटी अगर KMnO4 की n है, वॉल्यूम VT रिक्वायर्ड है, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब अगर इन दो इक्वेशंस का रेशियो ले लिया जाए, तो रेशियो लेने में बेसिकली तुम नोटिस करोगे कि क्या क्या कट रहा है जो कॉमन है। जैसे इधर नॉर्मेलिटी का टर्म कट रहा है, इधर V कट रहा है, 2 कट रहा है। तो रेशियो लेने पे लेफ्ट साइड हमें दिख रही है A0 अपॉन A0 माइनस एक्स, और राइट साइड जो है V0 अपॉन VT। ठीक है, तो KMnO4 का टाइट्रेशन के लिए जो वॉल्यूम रिक्वायर है, उसके टर्म्स में हमें पता चल गया A0 अपॉन A0 माइनस एक्स। अब H2O2 का डिकम्पोजिशन क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करता है, तो KT की वैल्यू ln A0 अपॉन A0 माइनस एक्स होनी चाहिए, और यहाँ पर इसको हम ln V0 बाई VT लिख सकते हैं, जहाँ V0 और VT क्या है, KMnO4 के रिक्वायर्ड वॉल्यूम एट टाइम t इक्वल टू 0 एंड टाइम t। अगर यहाँ पे ड्रॉ करना चाहो तो ln A0 माइनस एक्स के सिमिलर ln VT का टर्म दिख रहा है, तो ln A0 माइनस एक्स या ln VT का ग्राफ ड्रॉ करते हैं अगर टाइम t के साथ, ठीक है, तो ये नेगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन आएगी जो फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ आता है बेसिकली। ठीक है ना, और स्लोप इसका कितना है, क्योंकि ग्राफ ln में है, तो स्लोप की वैल्यू माइनस के हम लिख सकते हैं। इंटरसेप्ट ln VT या ln A0। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल मेथड है। तो इसमें हमने किया क्या कि H2O2 तो डिकम्पोज हो ही रहा था, अलग अलग टाइम पे H2O2 को टाइट्रेट कराया KMnO4 के साथ, और हमने A0 अपॉन A0 माइनस एक्स का वैल्यू पता लगा लिया। तो कई बार इक्वेशन में K की वैल्यू अननोन होती है, रेट कांस्टेंट, तो यहाँ से हम वो रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक एक्सपेरिमेंटल वे है। इस तरह का या इससे मिलता जुलता कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी इक्वेशन को एक तरीके से और भी हैंडल कर सकते हैं, जरा चेक करते हैं। इसी केस में अगर हम वॉल्यूम मेजर करते इसमें प्रोड्यूस होने वाली O2 गैस का, कि H2O2 डिकम्पोज हो रहा है, H2O दिया इसने एंड O2 दिया, तो अगर O2 गैस का वॉल्यूम मेजर करें तो वहां से भी हम पता लगा सकते हैं K का वैल्यू। जैसे चेक करते हैं, मान लो t इक्वल टू 0 पे जो H2O2 की कंसंट्रेशन थी, जो सॉल्यूशन था, उसमें H2O2 के नंबर ऑफ मोल्स हैं n0। टाइम t पर अगर इसमें से x रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो बचेंगे n0 माइनस x, और x अगर पार्टिसिपेट कर गए तो स्टोइकोमेट्री के हिसाब से O2 कितना बनेगा, x/2 मोल। और एट द एंड t इक्वल टू इनफाइनाइट पे तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, और रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो O2 का मोल बनेगा n0/2। अब ये जो O2 गैस है, इसको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस कंडीशन में मेजर करते हैं, तो जो O2 के x/2 मोल बने हैं उसका वॉल्यूम आता है VT, और जो एंड में n0/2 मोल बने हैं उसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम O2 का दिखता है V इंफिनिटी। ठीक है, अब हमको आइडियल गैस कंडीशन एज्यूम करनी है, तो PV इक्वल टू nRT की मदद से अगर देखें तो देखो P कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, R तो कांस्टेंट है ही, तो वॉल्यूम और मोल एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होने चाहिए। अब हम x/2 प्रोपोर्शनल टू VT बोलें या x प्रोपोर्शनल टू VT बोलें, एक ही बात है, क्योंकि 2 तो एक फिक्स नंबर है, प्रोपोर्शनलिटी में चला जाएगा। तो यहाँ से हम इक्वेशन ऐसे लिख रहे हैं कि x प्रोपोर्शनल टू VT और एंड में n0 प्रोपोर्शनल टू V इंफिनिटी। दोनों में जो कांस्टेंट का टर्म आएगा वो सेम ही आएगा, PV इक्वल टू nRT में जो दिख रहा है। ठीक।
तो अगर इक्वेशन नंबर 2 से 1 सब्सट्रैक्ट किया जाए तो लेफ्ट साइड तो एन नॉट माइनस एक्स और राइट साइड वी इंफिनिटी माइनस वी टी। ठीक है, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3 सपोज। तो हमें यहाँ से इक्वेशन और 1 और 3 का अगर रेशियो ले लें, सॉरी 2 एंड 3 का रेशियो ले लें तो ये चीज दिख रही है एन नॉट अपॉन एन नॉट माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू वी इंफिनिटी अपॉन वी इंफिनिटी माइनस वी टी। तो हमें जो इंटीग्रेटेड इक्वेशन है वहां के निकालने के लिए तो रेशियो चाहिए था एन नॉट बाई एन नॉट माइनस एक्स का। अब यहाँ पे हम उस रेशियो को O2 गैस के वॉल्यूम के टर्म्स में लिख सकते हैं। दिस इज वी इंफिनिटी अपॉन वी इंफिनिटी माइनस वी टी। तो इस तरीके से O2 गैस का वॉल्यूम मेजर करके भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये एक अप्रोच है क्वेश्चन सॉल्विंग की। पॉइंट क्लियर हुआ? तो ये एक एक्सपेरिमेंटल मेथड है H2O2 का डिकम्पोजिशन, जिसमें हम चाहें तो H2O2 की मोलरिटी के टर्म्स में मतलब टाइट्रेशन करा के KMnO4 के साथ वहां से भी रिएक्शन का के निकाल सकते हैं, या O2 गैस का वॉल्यूम मेजर करें तो वहां से भी रिएक्शन का के निकाल सकते हैं। सिमिलर सिचुएशन हमें किसी और रिएक्शन में भी देखने को मिल सकती है। नाउ इसी तरह का एक और मेथड है एक्सपेरिमेंटल, उसको भी चेक करते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि हाइड्रोलाइसिस एस्टर की, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, देखो एस्टर का जो हाइड्रोलाइसिस है वो एसिडिक मीडियम में भी कराया जा सकता है। हाइड्रोलाइज होके एस्टर बनाता है, एसिड प्लस अल्कोहल। तो ये रिएक्शन एसिड कैटलिस्ट में भी कराया जा सकता है और बेस कैटलिस्ट में भी। तो एसिड कैटलिस्ट में ये फॉलो करता है फर्स्ट ऑर्डर, और बेस कैटलिस्ट में यही रिएक्शन फॉलो करता है सेकेंड ऑर्डर। और बेस कैटलिस्ट में इसका नाम होता है सैपोनिफिकेशन ऑफ एस्टर। तो हम यहाँ फर्स्ट ऑर्डर के एप्लीकेशन में बात कर रहे हैं, तो हम एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इस पर बात कर रहे हैं। अच्छा, इसका इफेक्टिव रेट लॉ जो होता है वो दिस इज R इक्वल टू के इंटू एस्टर इंटू H2O इंटू H प्लस। अब H प्लस कैटलिस्ट है, हटा सकते हैं, ठीक है ना। इस कांस्टेंट को हम K डबल डैश लिख रहे हैं, तो इसको ऐसे लिखेंगे R इक्वल टू K डैश इंटू एस्टर इंटू H2O, ठीक है ना। ये K डैश जो है दिस इज K डबल डैश इंटू एसिड कैटलिस्ट जो है उसकी कंसंट्रेशन। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो R इक्वल टू K इंटू एस्टर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। H2O क्योंकि सॉल्वेंट है एज वेल एज रिएक्टेंट है, तो सॉल्वेंट हमेशा एक्सेस अमाउंट में होते हैं, तो कंसंट्रेशन में किसी भी तरह का कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो R की वैल्यू क्या लिख लोगे भाई? K इंटू एस्टर, और K जो है दैट इज K डैश, K जो है दैट इज K डैश इंटू H2O। तो ये इसका इफेक्टिव रेट लॉ है रिएक्शन का, इसका मतलब स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये। अब इसको अगर मेजर करें जैसे लास्ट हमने मेजर किया था पिछले वाले केस में, थोड़ा उसी से मिलता जुलता है, तो इस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे एस्टर है और एसिड कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं इसके साथ,
तो हाइड्रोलाइज होके ये एसिड प्लस अल्कोहल दे रहा है। तो हमारे पास जो एस्टर का सॉल्यूशन है टी इक्वल टू 0 पे, उसमें कंसंट्रेशन एस्टर की है ए नॉट मोलर, और जो एसिड कैटलिस्ट यूज किया उसमें H प्लस है बी नॉट मोलर। टाइम टी पर इसमें से एस्टर कुछ रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर गया तो प्रोडक्ट बन गया एक्स एंड एक्स मोलर। ठीक है। और टाइम टी इंफिनिटी पर ये एन पूरा रिएक्ट कर जाएगा, और पूरा रिएक्ट कर जाएगा तो ये ए नॉट एंड ए नॉट बनेगा। अब जैसे हम लोगों ने पिछले केस में किया था टाइट्रेशन, वैसे यहाँ भी है। तो ये पूरा सॉल्यूशन हमारा इस कंटेनर में है। तो सॉल्यूशन से किसी भी टाइम एक फिक्स वॉल्यूम निकाल के हम टाइट्रेशन कराते हैं। बट टाइट्रेशन किससे करा रहे हैं? स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से करा रहे हैं, और इसकी मोलरिटी फिक्स है। ठीक है। अच्छा, बेस से करा रहे हैं तो बेस किसको रिएक्ट कराएगा? एसिड को। और एसिड तो क्या है, अभी कैटलिस्ट है और बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड बना भी है। तो T इक्वल टू 0 पर कंसंट्रेशन जो है H प्लस की वो है बी नॉट। तो टाइट्रेशन के लिए हमने देखा कि रिक्वायर्ड NaOH है V0 ml। सिमिलरली टाइम टी पर फिर से फिक्स वॉल्यूम निकाला। तो अभी कैटलिस्ट तो वैसा है ही उस कंसंट्रेशन का, प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड बना है एक्स मोलर। तो नेट H प्लस इफेक्टिव बेस के लिए कितना हो गया? बी नॉट प्लस एक्स, और वॉल्यूम रिक्वायर हुआ इसके लिए VT। ऐसे ही एट द एंड बात करें तो एसिड कैटलिस्ट तो वैसा है ही, प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया है, उससे H प्लस ए नॉट आएगा। अब इसको टाइट्रेशन के लिए रिक्वायर वॉल्यूम जो है वो है V इंफिनिटी। टाइम टी पर जो वॉल्यूम रिक्वायर है दैट इज VT। ठीक है। तो ये हमारे पास है, और हमें पता है कि अगर इक्विवेलेंट इक्वेट करेंगे तो उसमें नॉर्मेलिटी फिक्स है NaOH की, एन फैक्टर इधर एसिड के लिए फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है। तो इसका मतलब एसिड की कंसंट्रेशन और बेस का वॉल्यूम ये टर्म एक दूसरे के प्रोपोर्शनल आएंगे कि नहीं? जस्ट जैसे H2O2 में किया था, वहां रेशियो ले लिया था, चाहे तो कांस्टेंट हटा के हम ऐसे प्रोपोर्शनलिटी ला सकते हैं। अब हमें काम की चीज क्या चाहिए के निकालने के लिए? ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स। तो अगर इक्वेशन नंबर 3 - 1 करो तो लेफ्ट साइड क्या आ जाएगा? ए नॉट, और राइट साइड क्या आ जाएगा? V इंफिनिटी माइनस V नॉट। इसी तरह अगर इक्वेशन नंबर 3 - 2 कर लो, कांस्टेंट सबके सेम है तो डिफरेंस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे? लेफ्ट साइड ए नॉट माइनस एक्स, और राइट साइड V इंफिनिटी माइनस VT। और अगर अब इन दोनों का रेशियो किया जाए तो इन दोनों का रेशियो करने पे हमें ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स का जो टर्म आ रहा है वो इक्वल आ रहा है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कट जाएगा रेशियो लेने पर, और वो इक्वल आ रहा है V इंफिनिटी माइनस V नॉट अपॉन V इंफिनिटी माइनस VT। तो फार्मूले में अगर डालेंगे फर्स्ट ऑर्डर है तो KT इक्वल टू ln V इंफिनिटी माइनस V नॉट अपॉन V इंफिनिटी माइनस VT। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे। यहाँ V नॉट, VT, V इंफिनिटी NaOH के वॉल्यूम रिक्वायर्ड हैं फॉर टाइट्रेशन एट T इक्वल टू 0 टाइम T इंफिनिटी। सिमिलर वे में अगर ln V इंफिनिटी माइनस VT को ड्रॉ कर दें टाइम T के साथ तो नेगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन आएगी, उसी तरीके से जैसे पिछले केस में हम लोगों ने ग्राफ बनाया था। तो ये मिलते जुलते हैं दोनों एक्सपेरिमेंटल मेथड, दोनों में ही हमने टाइट्रेशन का यूज किया है। तो कोई फिक्स कंसंट्रेशन का कंपोनेंट लिया है जिसके थ्रू हम सॉल्यूशन को टाइट्रेट करा रहे हैं, और अपने काम की चीज ए नॉट बाई ए नॉट माइनस एक्स कैलकुलेट कर रहे हैं।
अब इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं तो आइडिया लगेगा कि किस तरीके से पूछा जाता है। सो स्क्रीन पर एक क्वेश्चन नजर आ रहा है अपने को। इसमें हमारे पास एक रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट है बी प्लस एन, चार्ज है प्लस एन, और ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट है बी प्लस एन प्लस फोर। ठीक है, और सॉल्यूशन में ये रिएक्शन हो रही है। तो हम क्या करते हैं कि एक फिक्स वॉल्यूम मेजर करते हैं, जैसे H2O2 वाले केस में किया था, और इस फिक्स वॉल्यूम को टाइट्रेट कराते हैं एक रिड्यूसिंग एजेंट के साथ। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, दोनों कंपोनेंट्स के साथ ही रिएक्ट करता है, इसको भी रिड्यूस करता है और इसको भी रिड्यूस करता है। H2O2 वाले केस में केवल रिएक्टेंट H2O2 के साथ रिएक्शन हो रही थी कि MnO4 की। तो जब फिक्स वॉल्यूम निकालते हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट जो है, तो T इक्वल टू 0 पर रिड्यूसिंग एजेंट का वॉल्यूम रिक्वायर होता है 25 ml टाइट्रेशन के लिए, और किसी टाइम T इक्वल टू 10 मिनट पर वॉल्यूम रिक्वायर होता है 32.5 ml। ठीक है, और रेट कांस्टेंट हमें कन्वर्जन का निकालना है, कि यहाँ पे इस रिएक्शन का मेजर करना है। तो ऐसे अगर देखें कि भाई T इक्वल टू 0 पर अगर इसके A नॉट मोल थे सॉल्यूशन में, और टाइम T इक्वल टू 10 मिनट पर इसमें से कुछ रिएक्ट कर गए, तो बचे A नॉट माइनस एक्स, तो प्रोडक्ट बनेगा X। अब जो रिड्यूसिंग एजेंट हमने लिया है, उस रिड्यूसिंग एजेंट की कंसंट्रेशन तो फिक्स है, तो कंसंट्रेशन फिक्स है, तो मान लो N नॉर्मेलिटी का हमने रिड्यूसिंग एजेंट लिया है, N नॉर्मेलिटी का रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया गया है। अब देखो T इक्वल टू 0 पे जब हम बात करते हैं, तो T इक्वल टू 0 पर रिड्यूसिंग एजेंट केवल किसको रिड्यूस कर सकता है, B प्लस एन को, क्योंकि अकेला यही है सॉल्यूशन में, ये तो बना भी नहीं है, और टाइम T पर ये दोनों को रिड्यूस करने में यूज होगा। तो T इक्वल टू 0 पर रिड्यूसिंग एजेंट के जो मिलिक्विलेंट होंगे वो B प्लस एन के मिलिक्विलेंट के बराबर होंगे, और B प्लस एन की मोलरिटी हमने ले रखी है A नॉट, और हमको एक चीज दी जा रही है कि ये B प्लस एन किस में कन्वर्ट होता है, Bn माइनस टू में। तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज दिख रहा है, दो, तो इसका एन फैक्टर कितना है, टू। तो मोलरिटी इंटू एन फैक्टर हुआ नॉर्मेलिटी, और नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, सपोज भी मान लिया, ये आ गया हमारे पास इसके मिल इक्विवेलेंट। क्लियर है पॉइंट? और ये किसके बराबर होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट के। तो रिड्यूसिंग एजेंट की नॉर्मेलिटी अगर n है और वॉल्यूम इसका T इक्वल टू 0 पे 25 यूज हुआ है, तो इसके बराबर ये टर्म आ रहा है। ठीक, अब अगला चेक करते हैं। जब हम टाइम T पर मेजरमेंट करते हैं, तो टाइम T पर मेजरमेंट करते हैं, तो उस कंडीशन में दो कंपोनेंट है, B प्लस एन और B n प्लस फोर। तो B प्लस एन के तो A नॉट माइनस एक्स मोल है, इसका एन फैक्टर है टू, और वॉल्यूम इसका VmL सॉल्यूशन का लगा, और Bn प्लस फोर में अगर देखें तो इसकी मोलरिटी है एक्स, और इसका एन फैक्टर कितना होगा, दिख रहा है कि B प्लस एन, ये जो है अपना B प्लस एन प्लस फोर, ये कन्वर्ट हो रहा है Bn माइनस वन में। तो कितना चेंज दिख रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज दिख रहा है, तो एन फैक्टर हुआ इसका 5, और वॉल्यूम इसका भी VmL ही है, और नाउ रिड्यूसिंग एजेंट का 32.5 ml यूज हुआ, तो ये इक्वेशन नंबर 2 है। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम रेशियो कर लें, तो रेशियो करने में कॉमन टर्म कट जाएगा एन का और वी का। तो पहली इक्वेशन ये आएगी 2A0 लेफ्ट साइड अपॉन 2A0 माइनस एक्स प्लस 5x, और राइट साइड अगर देखें
तो दिस इज 25/32.5। ये टर्म बन रहा है, ठीक है। अब ये टर्म बन रहा है तो इससे अगर हम देखें तो एक्स की वैल्यू ए नॉट के टर्म्स में लाई जा सकती है, और एक्स की वैल्यू अगर ए नॉट के टर्म्स में लाएं तो देखते हैं कितना बन जाएगा। लगभग 32.5/25 हो गया 1.3 इंटू 2.6, तो आएगा 2.6 ए नॉट इक्वल टू 2 ए नॉट प्लस 3x। तो 3x की वैल्यू आ गई 0.6 ए नॉट, और x की वैल्यू आ गई 0.2 ए नॉट। तो x आ रहा है 0.2 ए नॉट, और x 0.2 ए नॉट आ गई तो जरा इक्वेशन में रखते हैं। इक्वेशन इसके लिए बनेगी, कांस्टेंट अगर k है, फर्स्ट ऑर्डर है, तो के टी इक्वल टू ln ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स। टी तो है 10 मिनट, प्रोडक्ट साइड ln ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स की जो वैल्यू थी वो 0.2 ए नॉट थी, तो ये आ जाएगा 0.2 ए नॉट। तो ln ए नॉट अपॉन 0.8 ए नॉट, या ln 10/8। तो k की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी सीधे सीधे। हमें क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है ऑलरेडी ln 2 की, ठीक है ना, 0.7, ln 5 की 1.6। तो वैल्यू यूज करेंगे तो यहाँ से सिंप्लीफाई हो के k 0.02 आ रहा है मिनट इनवर्स, और k 0.02 मिनट इनवर्स, तो ऑप्शन आ रहा है सी। अब देखो इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, H2O2 वाले में केवल रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा था रिएक्शन में। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर लिया था, उसमें कैटलिस्ट पार्टिसिपेट कर रहा था, और प्रोडक्ट जो बना था वो भी पार्टिसिपेट कर रहा था। यहाँ पे रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट दोनों ही इन्वॉल्व हैं रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिडॉक्स रिएक्शन। तो हमें ये तरीका पता होना चाहिए कि किस तरीके से इक्वेशन बना के हम चीजें सिंप्लीफाई करेंगे। नाउ इसके बाद एक पॉइंट और देखते हैं, अगला भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। अब देखो केन शुगर का जो सॉल्यूशन है, दिस इज C12H22O11। ये हाइड्रोलाइज होके बेसिकली कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में, ठीक है ना। तो ये सुक्रोज है जो कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। अब यहाँ पे ये कंपोनेंट क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव है। तो ऑप्टिकल एक्टिव है तो ये एक्सपेरिमेंट जो है थोड़ा सा डिफरेंटली जाएगा। यहाँ पे हम सॉल्यूशन का जो ऑप्टिकल रोटेशन है उसके मेजरमेंट के थ्रू रिएक्शन का जो के है उसके बारे में पता लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, सुक्रोज का सॉल्यूशन डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज घुमाता है। ग्लूकोज का भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज घुमाता है। लेकिन फ्रक्टोज का लीवो रोटेटरी है। अच्छा, सेम कंसंट्रेशन का ग्लूकोज सॉल्यूशन जितना क्लॉकवाइज घुमाएगा लाइट को, फ्रक्टोज उससे ज्यादा एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। इसलिए क्या होता है कि जब दोनों बनेंगे तो इक्वल कंसंट्रेशन, तो इफेक्टिव प्रोडक्ट लाइट को किधर ले जाएगा, रिलेटिवली एंटी क्लॉकवाइज ले जाएगा। और फाइनली जो सॉल्यूशन स्टार्टिंग में डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है प्लेन पोलराइज लाइट को,
फाइनली सॉल्यूशन प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। तो इसी को बोलते हैं कि अगर सॉल्यूशन का नेचर चेंज हो जाए डेक्स्ट्रो से लीवो या लीवो से डेक्स्ट्रो, तो सॉल्यूशन जो है इसका इन्वर्जन हो गया। इन्वर्जन का मतलब ऑप्टिकल रोटेशन उसका चेंज हो जाए सॉल्यूशन का, डेक्स्ट्रो से लीवो, लीवो से डेक्स्ट्रो। अब इसको हमें मेजर करना है। तो देखो टी इक्वल टू 0 पे मान लो हमारे पास सॉल्यूशन में सुक्रोज था A0 मोलर। टाइम टी पर इसमें से एक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर गया, तो प्रोडक्ट एक्स मोलर बनेंगे। टी इनफाइनाइट पर एट द एंड पूरा रिएक्ट कर गया, तो ये ए नॉट मोलर बनेंगे। अब सपोज ये हमारे पास वेसल में सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर ये हमारी बेस लाइन है। इसका मतलब प्लेन पोलराइज लाइट को हम पास करें अगर, तो मान लो इस एंगल पे पास किया, इस डायरेक्शन में पास किया, और लाइट अगर उसी एंगल पे निकले, कोई चेंज ना हो, तो हम बोलेंगे सॉल्यूशन ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर लाइट किसी और एंगल पे निकल रही तो सॉल्यूशन ऑप्टिकल एक्टिव है। तो t इक्वल टू 0 पर जो सॉल्यूशन है वो लाइट को एक क्लॉकवाइज एंगल पे रोटेट कर रहा है, एंड दिस इज सपोज R0। टाइम t पे जैसे जैसे प्रोडक्ट बनेंगे रिलेटिव लाइट क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज जाएगी। तो टाइम t पर सॉल्यूशन लाइट को रोटेट कर रहा है किसी एंगल RT पर, और एट द एंड सॉल्यूशन रोटेट कर रहा है किसी एंगल R इंफिनिटी पे। ठीक है ना, तो बेस लाइन से ये एंगल मेजर होंगे सारे। तो R इंफिनिटी एक नेगेटिव वैल्यू है। अब इसकी मदद से, एंगल ऑफ रोटेशन की मदद से हमें मेजरमेंट करना है कि भाई किस मतलब क्या वैल्यू होगी रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन के की। तो इस केस में नोटिस करो, एक हम टर्म ले रहे हैं स्पेसिफिक रोटेशन। तो स्पेसिफिक रोटेशन मतलब 1 मोलर अगर सॉल्यूशन ले कोई भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपोनेंट का, तो किस एंगल पे लाइट को रोटेट करेगा उसको हम बोल रहे हैं स्पेसिफिक रोटेशन। तो स्पेसिफिक रोटेशन थीटा एस है फॉर सुक्रोज, थीटा जी है फॉर ग्लूकोज, थीटा एफ है फॉर फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का स्पेसिफिक रोटेशन नेगेटिव है, तो थीटा एफ की वैल्यू नेगेटिव होगी। अब देखो टी इक्वल टू 0 पे लाइट किस एंगल पे निकली है R0। अब टी इक्वल टू 0 पे सॉल्यूशन में क्या था, सॉल्यूशन में केवल सुक्रोज था। 1 मोलर सुक्रोज होता तो लाइट को किस एंगल पे घुमाता, थीटा एस। लेकिन A0 मोलर है तो किस एंगल पे घुमाएगा, A0 इंटू थीटा एस। तो A0 इंटू थीटा एस ये वैल्यू R0 के बराबर होनी चाहिए। तो R0 इज A0 इंटू थीटा एस। इसी तरह टाइम t पर तीनों ही कंपोनेंट है, लाइट RT एंगल पे निकल रही है, तो सुक्रोज जो बचा हुआ है वो है A0 माइनस एक्स। ये लाइट को घुमाएगा A0 माइनस एक्स इंटू थीटा एस। ग्लूकोज बना है एक्स, ये लाइट को घुमाएगा एक्स इंटू थीटा जी। फ्रक्टोज बना है एक्स, लाइट को घुमाएगा एक्स इंटू थीटा एफ। टी इंफिनिटी पे लाइट का एंगल है R इंफिनिटी। अब इसमें सुक्रोज तो भाई खत्म, ग्लूकोज बन चुका है A0, तो A0 इंटू थीटा जी घुमाएगा। फ्रक्टोज भी A0 बन चुका है, तो A0 इंटू थीटा एफ घुमाएगा। लाइट का एंगल है R इंफिनिटी। तो अब यहाँ से हमें इन इक्वेशन से A0 अपॉन A0 माइनस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है कि क्या होगी। तो एक काम कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3 -1 कर रहे हैं। तो देखो लेफ्ट साइड R इंफिनिटी माइनस R0 बन रहा है, और राइट साइड अगर देखो तो A0 तो कॉमन हो गया, अंदर बना थीटा जी प्लस थीटा एफ माइनस थीटा एस। फिर एक काम और कर रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 3 -2 कर लेते हैं।
तो लेफ्ट साइड आर इन्फिनिटी माइनस आर टी बनेगा। अब जब ये करोगे तो देखो, इससे ये घटाओगे तो ए नॉट माइनस एक्स का टर्म आ जाएगा, ठीक है, और ए नॉट माइनस एक्स सब में कॉमन जाएगा। तो अगर सब्सट्रैक्ट करें तो ये बन रहा है ए नॉट माइनस एक्स ब्रैकेट में थीटा जी प्लस थीटा एफ, और ये नेगेटिव रहेगा थीटा एस। और अगर इनका रेशियो ले लो तो रेशियो लेने पे सीधा ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स का वैल्यू हमें आ गया, दिस इज आर इन्फिनिटी माइनस आर नॉट अपॉन आर इन्फिनिटी माइनस आर टी। ठीक है, काम की चीज मिल गई, और ये मिल गई तो के निकाल सकते हैं। के टी इक्वल टू एल एन ए नॉट बाई ए नॉट माइनस एक्स की जगह आर इन्फिनिटी माइनस आर नॉट अपॉन आर इन्फिनिटी माइनस आर टी। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हम ऑप्टिकल रोटेशन की मदद से कैलकुलेट कर पाएंगे इस रिएक्शन का के। तो ये एक स्पेशल मेथड है, इसको ध्यान रखना। और यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि भाई क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज की तरफ जा रही, पहले इधर फिर इधर फिर इधर, और एक पॉइंट आएगा जब बेस लाइन पे ही चलेगी लाइट। तो उस केस में क्या बोलोगे? उस केस में बोलोगे कि सॉल्यूशन ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसका मतलब अगर बात करें तो आर टी की वैल्यू अगर है 0, देन सॉल्यूशन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, बोल सकते हैं। तो ये रिजल्ट भी याद रखना, सीधा पूछा जाए नहीं तो ये स्पेसिफिक रोटेशन के थ्रू जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा यूज में आएगी। और मेरे ख्याल से ये पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है भाई। अच्छा, एक क्वेश्चन छोटा सा लेते हैं जरा। एक पहले ये इन्वर्जन ऑफ केन शुगर पे ही एक क्वेश्चन है, इस कॉन्सेप्ट पे नहीं है, तो दूसरे पर, बट एक बार देखते हैं क्या है। देखो, इसमें बोल रहे हैं कि इन्वर्जन ऑफ केन शुगर की हाफ लाइफ है 500 मिनट। ठीक है भाई, और ये हाफ लाइफ कब है? जब पीएच 5 है, एसिड कैटलाइज कर रहा है। और जब पीएच 6 है तो हाफ लाइफ 50 हो जाती है। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन कौन सा करेक्ट होगा? ओके। अच्छा, एक लाइन यहाँ पे और बोल दी गई है जिसको नोटिस करना पड़ेगा ही हमें, कि फॉर एनी कंसंट्रेशन ऑफ शुगर। इसका मतलब अगर पीएच 5 है और शुगर की हम कोई भी कंसंट्रेशन रखें तो हाफ लाइफ यही रहेगी। इसका मतलब हाफ लाइफ शुगर की कंसंट्रेशन से तो इंडिपेंडेंट आ रही है ना। इसका मतलब शुगर के रिस्पेक्ट में रिएक्शन कैसा काम कर रही है? फर्स्ट ऑर्डर। तो अगर इसका इफेक्टिव रेट लॉ लिखो तो आर इक्वल टू के इंटू शुगर, ये तो लिख ही सकते हैं। अभी H प्लस के रिस्पेक्ट में हमें कोई आइडिया नहीं है कि किस ऑर्डर की रिएक्शन है, तो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर अगर n मान लें तो कोई बुराई नहीं। ठीक। अच्छा, अब H प्लस जो है वो रिएक्शन को काम कर रहा है कैटेलाइज करने का। तो इफेक्टिव रेट लॉ तो आर इक्वल टू के डैश इंटू शुगर, कंसंट्रेशन ये है। इसका मतलब रिएक्शन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है। तो अगर पहले केस में हाफ लाइफ 500 है तो हम लिख सकते हैं 500 इक्वल टू ln2 अपॉन के डैश, और पहले केस का जो के डैश है वो बेसिकली के इंटू एच प्लस टू द पावर एन है, और पी एच क्योंकि थी 5 तो एच प्लस है 10 to the power -5 to the power n। दूसरे केस में हाफ लाइफ है 50, तो 50 को भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं ln2 अपॉन के डैश, और के डैश इक्वल टू के इंटू, अब यहाँ एच प्लस है 10 to the power -6 टू द पावर n। ठीक है भाई, ये आ गया अपने पास।
और ये आ गया, तो अगर इन दो का रेशियो निकाल लिया जाए इक्वेशन का, तो लेफ्ट साइड तो हो गया 10, राइट साइड रेशियो लेने में ln2 जा रहा है, k जा रहा है, और ये देखोगे तो 10⁻⁻⁻n की पावर n आ रहा है। ठीक है, तो इक्वेशन दिखा रही कि n कैसा होना चाहिए, -1 होना चाहिए, और n-1, इसका मतलब रेट लॉ क्या दिखेगा? रेट लॉ हमें दिखेगा R इक्वल टू K इंटू शुगर इंटू H प्लस पावर है -1। तो ये इफेक्टिव रेट लॉ दिख रहा है इस केस में। तो ये केन शुगर का तो है क्वेश्चन, बट स्यूडो ऑर्डर के कॉन्सेप्ट पर बेस है। पॉइंट क्लियर है इस क्वेश्चन का? एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं, फिर अगले एक्सप्रेशन पे आएंगे। भाई, स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है इसमें बेसिकली क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है डाइब्रोमोसक्सिनिक एसिड का। ये है डाइब्रोमोसक्सिनिक एसिड, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है, और ये फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, और रिएक्शन की प्रोग्रेस हम बेस के साथ टाइट्रेशन के थ्रू फाइंड कर रहे हैं, जैसे मतलब हमने किया था किस केस में, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर में। तो डेफिनेट वॉल्यूम रिएक्शन का हम लेते हैं मिक्सचर का, और उसको टाइट्रेट बेस के साथ करते हैं वेरियस टाइम इंटरवल पे। तो टी नॉट और टी टी ये वॉल्यूम है एल्कली के, टाइम टी इक्वल टू 0 पे और टाइम टी पर, और ए और ए माइनस एक्स कंसंट्रेशन है डाइब्रोमो सक्सिनिक एसिड की 0 टाइम पे और टाइम टी पर। तो हमें ए अपॉन ए माइनस एक्स फाइंड करना है। तो इसको हम शॉर्ट में लिख रहे हैं ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तो अगर ऐसे लिखें ए से बी प्लस सी, ए से बी प्लस सी रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें t इक्वल टू 0 पर ये है ए, टाइम t पर इसमें से x रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर गया, तो प्रोडक्ट x एंड x बनेगा। अब t इक्वल टू 0 पे वही काम है कि सॉल्यूशन से फिक्स वॉल्यूम निकाल लें और उसको टाइट्रेशन करा रहे हैं। तो एल्कली का जो नॉर्मेलिटी है वो फिक्स रखा जाएगा। तो t इक्वल टू 0 पर जो वॉल्यूम रिक्वायर है वो t नॉट है, और टाइम t पर जो वॉल्यूम रिक्वायर है वो tt है। ये इंफॉर्मेशन गिवन है। तो देखो t इक्वल टू 0 पर तो अकेले a ही है ना, डाइब्रोमोसक्सिनिक एसिड, और इसका एन फैक्टर कितना है 2। तो हम लिख सकते हैं a इंटू 2, ये हो गया नॉर्मेलिटी, और वॉल्यूम सॉल्यूशन का फिक्स मान लें भी, तो ये हो गया मिलिक्युलेंट, और इतना ही मिलिक्युलेंट एल्कली का होना चाहिए, तो दिस इज n इंटू टी नॉट। एक इक्वेशन बनी। अब टाइम t पे, तो टाइम t पे देखो तो भाई ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, तो तीनों ही रिएक्ट करेंगे ना। इसका एन फैक्टर देखोगे तो 2 है, इसका एन फैक्टर भी 2 है, लेकिन इसका एन फैक्टर 1 है। तो टी टाइम के लिए अगर इक्वेशन बनाए तो हम लिख सकते हैं ए माइनस एक्स इंटू 2 इंटू वी, प्लस बी के लिए एक्स इंटू 2 इंटू वी, प्लस सी के लिए एक्स इंटू 1 इंटू वी। और ये किसके बराबर हो रहा है? ये नॉर्मेलिटी इंटू टाइम टी पर जो वॉल्यूम रिक्वायर है एल्कली का, उसके बराबर है। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन 1 2 है। अगर रेशियो ले लो तो एक्स की वैल्यू ए नॉट के टर्म्स में आ जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा सिंप्लीफाई करके ए अपॉन ए माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू टी नॉट अपॉन 3 टी नॉट माइनस 2 टी टी।
मतलब हमें करना क्या है यहाँ पे, इनका रेशियो लोगे। रेशियो लोगे तो एक तो v कट जाएगा, इधर n कट जाएगा, तो हमें यहाँ से x की वैल्यू a नॉट a के टर्म्स में मिलेगी, उसी में t नॉट tt सब होंगे। वो वैल्यू जब इसमें डालोगे तो अपने पास ये इक्वेशन आ जाएगी, दिस इज योर आंसर। तो इस केस में देख लें तो आंसर कौन सा मैच कर रहा है। भाई पहले ही वाला लग रहा है मैच करता हुआ, तो आंसर इज ए। तो मतलब ध्यान रखना ये सेम उसी तरह का हो गया जैसा हमने टाइट्रेशन किया था हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर में, लेकिन वहां पे केवल एक दो कंपोनेंट थे, यहाँ पे इस केस में सारे कर रहे हैं रिएक्शन में पार्टिसिपेट, तो जो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा सबको ही हमें इन्वॉल्व करना है। पॉइंट क्लियर है? तो कुछ स्पेशल केसेस और हैं, जरा उनको भी कवर कर लेते हैं फटाफट। जैसे एक तो स्पेशल केस है पैरेलल रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर की पैरेलल रिएक्शन। अब किसी भी ऑर्डर की वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ फर्स्ट ऑर्डर लेके देख रहे हैं कि सपोज कोई अगर रिएक्शन ऐसी दिख जाती है जिसमें ए साइमल्टेनियसली बी में भी कन्वर्ट हो रहा है, सी में भी कन्वर्ट हो रहा है, तो ये रिएक्शन है पैरेलल रिएक्शन। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है बहुत जगह, ए से बी की रिएक्शन एंड ए से सी की रिएक्शन। अब यहाँ पे अगर सपोज कि पैरेलल रिएक्शन में फर्स्ट और सेकेंड जो रिएक्शंस हैं उनके रेट कांस्टेंट K1 एंड K2 हैं, तो यहाँ डायरेक्ट मैं बात करूंगा कि अगर t इक्वल टू 0 पर कंसंट्रेशन ए की ए नॉट है, टाइम t पर इसमें से x प्लस वाई रिएक्ट करता है, x प्लस वाई, जिसमें से x फर्स्ट रिएक्शन में और y सेकेंड रिएक्शन में जाता है। तो फर्स्ट रिएक्शन में अगर देखें तो b का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है 1, तो a बनेगा x, b बनेगा x, और सेकेंड रिएक्शन में c का कोफिशिएंट है 1, तो ये बनेगा y। अगर मान लो b का कोफिशिएंट होता है 2, तो ये 2x बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से पैरेलल रिएक्शन को अप्रोच करेंगे। रिएक्शन ये फर्स्ट ऑर्डर की है, और दोनों के रेट अगर R1 R2 लिखें तो R1 फर्स्ट रिएक्शन का रेट K1A लिख सकते हो, R2 सेकेंड रिएक्शन का रेट K2A लिख सकते हो। तो नेट रेट ए का अगर बात किया जाए, दिस इज माइनस dA/dt, तो ये फर्स्ट सेकेंड से है R1 प्लस R2। अगर बी के फॉर्मेशन के रेट की बात करोगे तो R1 है, दिस इज dB/dt। सी के फॉर्मेशन की बात करोगे तो ये R2 है, दिस इज dC/dt। इस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं। इस केस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, x अपॉन वाई इक्वल टू K1/K2। इसका मतलब जितना फर्स्ट रिएक्शन में रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है, जितना सेकंड में रिएक्ट कर रहा है, वो रेशियो उनके रेट कांस्टेंट्स के रेशियो के बराबर होता है। काफी इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज में आता रहता है। यहाँ एक ही टाइम टी पे कंसंट्रेशन इंटीग्रेट करके आ जाएगी ए नॉट e⁻⁻k1 प्लस K2t। इसी तरह बी की कंसंट्रेशन अगर चेक करें तो बी की कंसंट्रेशन x है, जिसकी वैल्यू यहाँ पे हमें आ जाएगी सिंपल इन इक्वेशंस को सॉल्व करके, दिस इज K1 A नॉट अपॉन K1 प्लस K2 1 माइनस e⁻⁻k1 प्लस K2। सिमिलरली सी की वैल्यू y है, सेम टाइप का एक्सप्रेशन ही आएगा, दिस इज K2A नॉट बाई K1 प्लस K2 1 माइनस e⁻⁻k1 प्लस K2t। तो इस तरीके से पैरेलल रिएक्शन को हम अप्रोच करेंगे। ठीक है ना, इसमें ये वाला रिजल्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, इक्वेशन सॉल्व करने में यूज आएगा। एक छोटी सी बात यहीं पे कर लेते हैं कि अगर भाई मान लो किसी रिएक्शन में इस टाइप की सिचुएशन दे दी जाए कि एक तो रिएक्शन ए से बी चल रही है, दूसरी 2A से सी चल रही है, तब क्या करोगे? कांस्टेंट K1 K2 है, तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे सो दैट कि तुम्हारा कोफिशिएंट ए का दोनों केसेस में सेम दिखे। तो पहली रिएक्शन तो वैसे ही लिख लो, दूसरी में हाफ से मल्टीप्लाई करके लिख लो।
ठीक है ना, हाफ से मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो ये हाफ सी दिखेगा, तो कोफिशिएंट बराबर दिखेंगे। अब पहली तो वैसे ही लिखी है तो कांस्टेंट है K1, पहली रिएक्शन सेम तरीके से लिखी है तो कांस्टेंट है K1। अब सेकंड में हाफ से मल्टीप्लाई किया है। देखो, जब कोई कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करते हो किसी भी रिएक्शन में, तो नया रेट कांस्टेंट आता है K डिवाइडेड बाय दैट कोफिशिएंट। तो K2 डिवाइडेड बाय हाफ मतलब 2K2 इस रिएक्शन का कांस्टेंट दिखेगा। अब इसी तरीके से अप्रोच करते चले जाओगे। ठीक है, तो अगर कोफिशिएंट कभी इक्वल ना भी हो तो उनको इक्वल करके हम अप्रोच करेंगे ना। एक छोटा सा केस इसी में और भी है, जैसे फर्स्ट ऑर्डर की रिवर्सिबल रिएक्शन। अब रिवर्सिबल रिएक्शन अगर कोई ए से बी दी गई है, फॉरवर्ड बैकवर्ड रेट कांस्टेंट के एफ और के बी हैं इनके, तो सपोज कि टी इक्वल टू 0 पे ए की कंसंट्रेशन ए नॉट थी, टाइम टी पर इसमें से एक्स रिएक्ट कर गया, बी बनेगा एक्स। और एक सिचुएशन आएगी जिसको बोलोगे इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम तक इससे एक्स ही रिएक्ट कर गया, उस प्रोडक्ट भी बना एक्स ही। अब ऐसे केस में क्या होता है कि इक्विलिब्रियम आने के बाद कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता। अब तुम्हें अगर इक्विलिब्रियम पे कैलकुलेट करनी कंसंट्रेशंस तो वो तो बता लोगे, लेकिन अगर इक्विलिब्रियम के पहले बिफोर किसी टाइम कैलकुलेशन करनी है तो वो नहीं बता पाओगे, वहां पे मामला फंसेगा। तो यहाँ पे एक चीज देखो कि अगर हमें माइनस डी ए बाई डी टी लिखना हो कि ये किस रेट से रिएक्ट कर रहा है नेट, तो भाई अगर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट आर एफ है, बैकवर्ड का आर बी है, तो ए आर एफ से रिएक्ट कर रहा है और आर बी से बन रहा है, कोफिशिएंट तो बनी है। तो ये नेट ए का रेट होगा, और इक्विलिब्रियम पर कितना होगा, इक्विलिब्रियम पर माइनस डी ए बाई डी टी 0 मिलेगा। तो बस इसी को यूज करके हम इसको रिजल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं रिजल्ट ही लिख रहा हूँ कि के एफ प्लस के बी इंटू टी इक्वल टू एल एन एक्स सी अपॉन एक्स ई माइनस एक्स। एक्स ई क्या है, इक्विलिब्रियम पर वो कंसंट्रेशन है जो पार्टिसिपेट कर चुकी है ए की, और एक्स किसी टाइम टी पर बिफोर इक्विलिब्रियम जो पार्टिसिपेट किया है एक्स। इसका मतलब कि अगर तुम्हें बिफोर इक्विलिब्रियम कैलकुलेशन करनी हो किसी टाइम टी पर कि एक्स की वैल्यू क्या है या एक्स इतना है तो टी कितना है, तो वो सारी कैलकुलेशन यहाँ से की जा सकती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी बेसिक आइडिया जरूरी है जब हम एडवांस के लिए जा रहे हैं। एक छोटा सा लास्ट पॉइंट और, सीक्वेंशियल रिएक्शन। सीक्वेंशियल रिएक्शन भी भाई ए से बी, बी से सी वाली फॉर्म की सीक्वेंशियल रिएक्शन के रिजल्ट्स हमारे दिमाग में होने चाहिए कि इनके कांस्टेंट अगर K1 K2 है, T इक्वल टू 0 पे सपोज ए की कंसंट्रेशन ए नॉट है, टाइम टी तक इसमें से एक्स प्लस वाई रिएक्ट कर चुका। अब एक्स प्लस वाई रिएक्ट कर चुका, अगर अगली रिएक्शन ना हो रही होती तो बी बनता है एक्स प्लस वाई, लेकिन क्योंकि अगली भी रिएक्शन चल रही है तो बी उसी टाइम तक वाई रिएक्ट कर चुका है और प्रोडक्ट बना है वाई। ठीक है ना? तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं कि टाइम टी पर बी की वैल्यू है एक्स और सी की वैल्यू है वाई। तो अगर यहाँ तुम लिखो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, तो ए का रिएक्शन रेट क्या होगा अगर रेट्स को R1 R2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो माइनस डी ए बाई डी टी हम लिख सकते हैं R1 के बराबर। बी किस रेट से बन रहा है, तो तुम्हें दिख रहा है डीबी बाई डी टी बी का नेट फॉर्मेशन रेट होगा, बी R1 से बन रहा है एंड R2 से रिएक्ट कर रहा है, तो नेट रेट क्या हुआ बी का, R1 माइनस R2। सी का नेट रेट क्या होगा, तो सी बनने का नेट रेट अगर देखो तो R2 से बन रहा है, तो सी बनने का नेट रेट R2 होगा। ठीक है, तो अब इनको यूज करके थोड़ी कैलकुलेशन तो है ही, सिंप्लीफाई करके हम लोग रिजल्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखो, टाइम टी पर ए की कंसंट्रेशन अगर बात करें तो ए टी, ये ए नॉट ई टू द पावर माइनस K1 टी आएगा।
डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद का रिजल्ट है। टाइम टी पर इसी तरह अगर बी की वैल्यू चेक करें तो टाइम टी पर हमें बी की कंसंट्रेशन मिल जाएगी, और बी की कंसंट्रेशन हमको सेकेंड वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व करके मिलेगी। और सेकेंड वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर सॉल्व करके मिलेगी तो बी की कंसंट्रेशन इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज K1 A नॉट अपॉन K2 माइनस K1 e टू द पावर माइनस K1t माइनस e टू द पावर माइनस K2t। ये टाइम टी पर बी की कंसंट्रेशन है। और सी अगर चेक करना है तो सी हम लिख सकते हैं कि भाई टोटल ए नॉट था, तो ए नॉट माइनस एक्स, एक मिनट, कंसंट्रेशन ऑफ ए अगर देखो टाइम टी पर तो ए बी सी का सम सेम होगा, तो हम इनिशियल कंसंट्रेशन से अगर सब्सट्रैक्ट करें तो ए नॉट माइनस ए का कंसंट्रेशन टाइम टी पर माइनस बी का, ये हमारे पास सी का कंसंट्रेशन निकल के आएगा। ठीक है भाई। और अगर मान लो यहाँ पे ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है कि ग्राफ अगर देखोगे तो टाइम के साथ ए इस तरीके से डिके होगा, बी पहले बढ़ेगा फिर कम होगा, और सी टाइम के साथ बढ़ेगा और फाइनली जब बी जीरो को अप्रोच कर रहा होगा तो ये ए नॉट को अप्रोच करेगा। तो इस तरह का हमें ग्राफिकल बिहेवियर देखने को मिलेगा इस केस में। तो यहाँ पे केवल रिजल्ट का ध्यान रखो भाई, क्योंकि ऐसा सच ये चीज पूछी तो नहीं जाती, फिर भी मान लो कभी कोई ऑप्शन में आ जाता है कुछ तो चेक कर सकते हो। तो बी जिस टाइम पे मैक्सिमाइज होता है उस टाइम को हम टी मैक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और बी की मैक्सिमम कंसंट्रेशन को बी मैक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो टी मैक्स है और ये बी मैक्स है, ये बी की कंसंट्रेशन को डिफरेंशिएट करके कंडीशन चेक कर लेंगे कितनी आ रही है। तो ये जो टी मैक्स है, याद ही कर लो रिजल्ट इसका, 1/K1 - K2 ln K1/K2, ये वैल्यू है। और इसी तरह बी मैक्स, इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं ए नॉट K2/K1 टू द पावर K2/K1 - K2। ठीक है ना। तो ये एज सच मैथमेटिकल पूरी कैलकुलेशन है कि यहाँ पर जो हमारी इस डिफरेंशियल इक्वेशन से बी की वैल्यू आ रही है, अब इस बी की वैल्यू में यहाँ पे हमें दिख रहा है कि भाई dB/dt 0 होगा, तो वो dB/dt 0 करेंगे डिफरेंशिएट करके तो हमें टी मैक्स की वैल्यू मिलेगी, और वो टी मैक्स डालेंगे इक्वेशन में तो हमें बी मैक्स की वैल्यू मिलेगी। ठीक है ना। तो यहाँ जस्ट रिजल्ट ध्यान रखो और कुछ नहीं करना है। क्लियर है पॉइंट। तो ये थोड़े स्पेशल केसेस थे, मतलब ये पूछे बहुत ज्यादा नहीं जाते हैं लेकिन फिर भी इनके रिजल्ट्स वगैरह हमारे दिमाग में होने चाहिए ना। एक दो क्वेश्चंस अप्रोच करके देखते हैं इस पर कि भाई किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जैसे एक स्क्रीन पर अपने को ये क्वेश्चन दिख रहा है, अब इस क्वेश्चन में अगर नोटिस करें तो हमारी रिएक्शन ए से टू बी और ए से सी इस तरह से रिएक्शन चल रही है कि रिएक्टेंट ए कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्टेंट ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, कोफिशिएंट है 2। रिएक्टेंट ए साइमल्टेनियसली कन्वर्ट हो रहा है सी में, कोफिशिएंट है 1। रेट कांस्टेंट फर्स्ट रिएक्शन का है K1, सेकेंड रिएक्शन का है K2, और ये बोला जा रहा है फिक्स्ड वॉल्यूम के कंटेनर में रिएक्शन कराई जा रही है। टेम्परेचर बाय डिफॉल्ट हम फिक्स मान लेते हैं, डेटा हमें प्रेशर की फॉर्म में दिया है तो कंसंट्रेशन की जगह हमें प्रेशर का यूज करना है। तो T = 0 पे प्रेशर है 1 atm,
टाइम t इक्वल टू 10 पे अगर हम मान लें कि इसमें से x प्लस वाई निकल गया, तो ऊपर b बनेगा 2x और c बनेगा y। ठीक है, और एट द एंड पूरा ही रिएक्ट कर जाएगा, और पूरा रिएक्ट कर जाएगा तो बी सी बन जाएंगे कुछ कुछ। तो हमने मान लिया कि t इन्फिनिटी पे इसमें से x डैश प्लस वाई डैश चला गया, तो प्रोडक्ट बना b 2x डैश और c बनेगा y डैश। अब यहाँ पे x डैश प्लस वाई डैश की वैल्यू 1 के बराबर है। तो अब देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन है। एक तो हमें दिया जा रहा है क्वेश्चन में कि प्रेशर t इक्वल टू 10 पे 1.4 है, तो t इक्वल टू 10 पे टोटल प्रेशर कितना लिख लें, 1.4। और ये किसके बराबर है t इक्वल टू 10 पे, बचा हुआ ये 1 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जो b बना प्लस जो c बना। तो अगर देखोगे तो ये 1 प्लस एक्स के बराबर है, राइट। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल जा रही है 0.4। x की वैल्यू आ रही है 0.4। ठीक है, और फिर टी इनफाइनाइट पे हमको बोला जा रहा है कि प्रेशर है 1.5। तो यहाँ भी उसी तरह लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स डैश के बराबर होगा ये। तो इसका मतलब एक्स डैश जो है वो 0.5 है। अच्छा, अब एक्स डैश प्लस वाई डैश हमको पता है तो एक्स डैश अगर 0.5 है तो वाई डैश भी 0.5 होगा कि नहीं। अच्छा, अब एक चीज रिजल्ट और पता है कि कांस्टेंट अगर k1 k2 है तो k1 बाई k2 का रेशियो x अपॉन y के बराबर होता है किसी भी टाइम पर जो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में। इसी को हम x डैश अपॉन y डैश भी लिख सकते हैं। अब क्योंकि x डैश y डैश बराबर है तो x y भी बराबर होंगे, इसका मतलब y की वैल्यू 0.4 होगी उस टाइम पर। तो दैट मीन्स यहाँ से हमको ये चीज दिख रही है कि कांस्टेंट k1 और k2 की वैल्यू तो बराबर है। अब हमसे बराबर तो है, पूछा है कि कितना है आखिर, तो ये हम t इक्वल टू 10 से चेक कर लेंगे। जैसे देखो, इफेक्टिव रेट कांस्टेंट तो रिएक्शन का k1 प्लस k2 है, तो k1 प्लस k2 इंटू टी इक्वल टू एल एन 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस वाई, और x प्लस वाई 0.8 है कि नहीं, तो ये 0.2 हो जाएगा। और ये 0.2 हो जाएगा तो यहाँ से हमें k1 प्लस k2 की वैल्यू मिल जाएगी। k1 प्लस k2 ये 0.16 के बराबर आ रहा है, और क्योंकि k1 k2 बराबर है तो k1 इक्वल टू k2 इक्वल टू 0.08 हम लिख सकते हैं। कुछ नहीं करना, सिंपल वही सॉल्विंग है, जो रिजल्ट्स हैं वो सीधा सीधा यूज में आएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जैसे हम सिंगल रिएक्शन सॉल्व करते हैं वैसे ही मल्टीपल रिएक्शन हमें सॉल्व करनी है पैरेलल में, और कुछ भी नहीं है। लो एक क्वेश्चन और चेक करते हैं। तो जैसे एक स्क्रीन पे ये अपने को दिख रहा है क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन जो है वो अगर नोटिस करो तो एल्काइल हैलाइड का रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है। एल्काइल हैलाइड का रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है। अब ये जो रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि भाई आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड है, हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है फॉलोइंग रिएक्शन के अकॉर्डिंग, और परसेंटेज आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड का जो रिएक्ट कर रहा है SN2 मैकेनिज्म से वो बताना है। अच्छा, अगर इस इक्वेशन को हम रीड करें तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि माइनस डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू k1 इंटू आर एक्स इंटू OH प्लस k2 इंटू आर एक्स। इसका मतलब जो ये एल्काइल हैलाइड है ये बेसिकली दो रिएक्शन में जा रहा है। एक तो ये फॉलो कर रहा है SN1 मैकेनिज्म, दूसरा SN2 मैकेनिज्म। ठीक है ना। और
ओ एच आयन है तो SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, अदरवाइज SN1 मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है। तो ये इसके कांस्टेंट्स की वैल्यू दी है, जैसे K1 हमें दिया है 4.8 इंटू 10⁻⁻5, K2 दिया है 2.4 इंटू 10⁻⁻6। K1 K2 इस तरीके से दिए हैं। अच्छा, पूछा है कि कितना SN2 मैकेनिज्म से रिएक्ट करेगा जब OH आयन कंसंट्रेशन है समथिंग। तो भाई अगर पहली रिएक्शन का रेट R1 है, दूसरी रिएक्शन का रेट R2 है, तो नेट माइनस dx/dt कितना हो गया? सॉरी, माइनस dRx/dt कितना हो गया? R1 प्लस R2। तो अगर फर्स्ट रिएक्शन में परसेंटेज निकालना है, तो ये परसेंटेज हम लिख सकते हैं कि R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू 100 ही तो हुआ। तो R1 की वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है, K1 इंटू RX इंटू OH, और नीचे R1 प्लस R2, तो K1 इंटू RX इंटू OH प्लस K2 इंटू RX। तो RX तो कट जाएगा, K1 K2 हमें पता है, OH आयन की वैल्यू 0.1 मोलर है। अगर इक्वेशन में ऐड करेंगे तो हमें ये परसेंटेज कितना रिएक्ट कर रहा है फर्स्ट रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड का, वो मिल जाएगा, एंड दैट इज 16.67%। पैरेलल रिएक्शन का ही क्वेश्चन है, बट खास बात क्या है कि फर्स्ट रिएक्शन फॉलो कर रही है सेकेंड ऑर्डर और सेकेंड रिएक्शन फॉलो कर रही है फर्स्ट ऑर्डर। तो हमसे ये पूछा है कि भाई फर्स्ट रिएक्शन में कितना परसेंटेज इसका जाएगा। तो अगर टोटल 100% जा रहा है, तो ये फर्स्ट रिएक्शन में R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू 100 के बराबर जाएगा। तो बच्चों, ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है, सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट एडवांटेज ले पाए, रिवाइज कर पाए प्रॉपरली फाइनल एग्जाम के लिए, उनके जेई एडवांस के लिए। ओके बच्चों, थैंक यू।